वेलकम स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। आज सेकेंड ईयर के लिए ऑल ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लेकर आया हूं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की काफ़ी क्लासेस में पहले भी चल चुकी हैं। जो आपकी जो सैनिक आईटीआई यूट्यूब जो चैनल है उस पर ऑलरेडी उसकी कई क्लासेस की वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग वहाँ उस चैनल पर जाइए और उसको सर्च कीजिए। वहाँ पर उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे वीडियोस, प्रत्यास्था से पहले जो जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं, मापन से रिलेटेड, बल से रिलेटेड, त्वरण से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं जो पढ़ाए गए हैं। वहाँ जाकर आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इलास्टिसिटी चैप्टर जो है अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं, तो इसी के द्वारा मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी का चैप्टर। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने कितने टाइप्स के बॉडी होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, और उस पर किस किस प्रकार के उस पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसी से हम जान पाएंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता का सही मतलब, और एक दूसरे से तुलना कर पाएंगे कि हाँ, प्रत्यास्थता मतलब ये होता है, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता को जानने से पहले उसके आगे और पीछे दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो बॉडी के पहले बारे में, मतलब किस बॉडी पे, किस तरह की बॉडी पे प्रत्यास्थता काम करती है, किस पे काम नहीं करती है, ऐसी बॉडी के बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपको प्रत्यास्थता को जानने में आसानी हो कि प्रत्यास्थता क्या चीज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी, जो बॉडी होती है, प्रत्यास्था आपका ये हो गया इलास्टिसिटी, और हो गया बॉडी। बॉडी चार टाइप की होती है, चार प्रकार की। पहला होता है रिजिड बॉडी, दूसरा होता है रिस्ट्रेन्ड बॉडी, तीसरा होता है इलास्टिक बॉडी, और चौथा होता है प्लास्टिक बॉडी। मतलब जो प्रकार होते हैं वस्तुओं के वो किस किस टाइप के होते हैं। रिजिड टाइप की बॉडी भी होती है, रिस्ट्रेन्ड टाइप की भी बॉडी होती है, इलास्टिक टाइप की भी बॉडी होती है, और प्लास्टिक टाइप की भी बॉडी होती है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे रिजिड टाइप कि रिजिड टाइप होता क्या है। जो रिजिड बॉडी होती है उसे क्या, वो क्या होती है। तो जैसा आप लोग इस उसके रिजिड टाइप की बॉडी है, जो उसकी परिभाषा है उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि बल लगाने पर भी पदार्थ के कणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विस्थापन ना हो, उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। मतलब हम किसी वस्तु है, जैसे आप वस्तु देख रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु है मान लीजिए, और उस पर चारों तरफ से बल लगाया जा रहा है, इधर से भी बल लगाया जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन क्या है, उसके आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, ना वो सिकुड़ रहा है, ना फैल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है, वो बॉडी रिजिड है। हम उसे क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। जैसे कि कोई ईंट पत्थर होती है, उसको आप इधर से भी दबाइए, चाहे इधर से दबाइए, चाहे इधर से दबाइए, क्या होगा, वो अपनी जगह स्थिर रहेगा कितना भी आप दबाइए। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है जो किसी भी परिवर्तन का विरोध करे, कोई किसी भी होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे, हम उसे क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। उसके बाद अगली क्या है, रिस्ट्रेन्ड बॉडी। रिस्ट्रेन्ड बॉडी ये बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में काम आती है। जैसे कि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं, पहले आप लोग परिभाषा पढ़ लीजिए कि बाह्य बल लगाने पर कोई वस्तु विशिष्ट परिस्थितियों में रिजिड बॉडी की तरह बर्ताव करे, उसे रिस्ट्रेन्ड बॉडी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ है जो रिजिड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि उसको रिजिड जैसा बर्ताव करना पड़ रहा है।
रिजिड मतलब अभी आपको पढ़ाया गया था ना क्या होता है। रिजिड मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पे आप कितना भी जोर लगाइए चारों तरफ से, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रिस्ट्रेंट बॉडी में क्या होता है कि एक सीमा तक कोई वस्तु है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि एक रबर है। रबर को आप दबाते जाएंगे, एक ऐसा सीमा आएगी कि वो दबना बंद हो जाएगा। बस उसके बाद वो आप उसे कितना भी दबाइए वो रुका रहेगा। तो क्या है, वो रिजिड बॉडी हो गई है। मतलब ये रबड़ इतना बड़ा है, हम इसको दबाते दबाते इतना छोटा कर देते हैं, लेकिन इसके बाद अब आप इसको दबाएंगे तो दबेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी है छोटी वाली, ये रिजिड हो गई है। इसीलिए कहा जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में। मतलब ये क्या है, विशिष्ट परिस्थिति है कि हम इसको दबाने के बाद एक कंडीशन में ले आए हैं कि अब उसके बाद वो नहीं दबने वाला। अगर उसके बाद वो नहीं दब रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिजिड बॉडी है। ये सबसे सरल एग्जांपल मैंने आपको बताया रबर के बारे में कि रबड़ स्टार्टिंग में दबेगा, आप उसे थोड़ा सा दबाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, रबड़, ये रबड़ है, इसको आप दबाएंगे इधर से और इधर से, तो क्या होगा, ये इतना छोटा हो जाएगा। फिर और दबाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी सीमा आएगी कि वो दबना बंद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रेन्ड बॉडी। अगला क्या है, इलास्टिसिटी। मतलब होता है प्रत्यास्थता, जो आपके इसके बारे में पढ़ना है। अब इससे क्या है कि जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इससे आप समझ पाएंगे कि इलास्टिसिटी क्या चीज होती है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है तथा बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। वस्तु के इसी गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि अब आपको बता दें, स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है। अब इसको जब हम यहां से खींचते हैं जोर से, तो क्या होता है, स्प्रिंग लंबा हो जाता है। क्योंकि जब हम इसको वापस छोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग अपनी जगह वापस चला जाता है। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी। इस स्प्रिंग के इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमने क्या लिया, स्प्रिंग लिया है, एक स्प्रिंग है। अब इसको हमने क्या लिया, यहां पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे क्या होगा, स्प्रिंग क्या है, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। स्प्रिंग का साइज पहले क्या है, बढ़ता जाएगा। अब एक कंडीशन पे जाकर अगर हम उसे छोड़ देते हैं वापस, जब वो वापस अपनी सिचुएशन में जहां पर था वहीं पर वापस आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए, बल हटाने पर अपने आकार में वापस आ जाए, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी, ये अक्सर पूछा जाता है कि प्लास्टिसिटी और प्रत्यास्थता में क्या अंतर है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो तथा बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस न आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। जैसे आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं और खींचने के बाद वो वस्तु वापस उस अवस्था में वापस नहीं आ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक। जैसे आप प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन है, उसको पॉलिथीन को जोर से खींचते हैं आप, ये कोई पॉलिथीन है प्लास्टिक का, अगर आप उसको जोर से खींचेंगे तो बढ़ के लंबी हो जाएगी, लेकिन आप हटाएंगे तो छोटी नहीं होगी क्योंकि वो फैल गई है। इसी गुण को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जो पॉलिथीन होती है, थैली होती है, उससे अगर आप जोर लगाकर खींचेंगे, ये पॉलिथीन है, अगर जोर लगा के खींचेंगे तो उसका साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन छोड़ने पे क्या है, वापस अगर छोड़ दे तो क्या साइज वापस आ जाता है, नहीं आता है। तो इससे इसके इस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसी को बोलते हैं। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, जो वापस आ जाता है, पहले बढ़ता है फिर अपने सिचुएशन पे वापस आ जाता है। प्लास्टिसिटी क्या है कि बढ़ता तो है लेकिन वापस नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। जो प्लास्टिक की तरफ बर्ताव करे उसी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। उसके नाम में ही इसका जो है ना आंसर छिपा हुआ है कि प्लास्टिक की तरह जो बर्ताव करे वही है प्लास्टिसिटी। अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे सही चैप्टर। अब इलास्टिसिटी के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस, मतलब प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस।
स्ट्रेस क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल में समझाएंगे। इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने आसपास के कणों पर लगाया जाता है। अब देखिए, ये एक शब्दावली है हिंदी की, थोड़ा सा कठिन लगती सुनने में। अब इसका अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए एक फिक्स बार है और एक धातु का टुकड़ा इससे लटका हुआ है। ठीक है, ये धातु का टुकड़ा लटका हुआ है और इस पर हम एक कोई बल लगाते हैं F नीचे की तरफ, यहां पर ये फिक्स किया हुआ है ऊपर की तरफ। अब ये धातु का कोई टुकड़ा है, मेटल पार्ट। अब क्या है कि इसका इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर ये धातु का टुकड़ा अगर गोल है, मान लीजिए ये गोल है, अगर इसको यहां से काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसी को बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल। अगर ये चौकोर होता, इसको काटते हैं तो ये ऐसा दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, इकाई क्षेत्रफल। मतलब किसी ऐसा पार्ट अगर बोले इकाई क्षेत्रफल, तो जिस दिशा में बल लग रहा है, बल क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इकाई क्षेत्रफल मतलब क्या है, उसको अगर आप बीच से काट दें, जहां जिस तरफ से बल लग रहा है उसको बीच से काट दें, तो जो शेप होती है उसका क्षेत्रफल ही कहलाता है इकाई क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, ये हमेशा आपको काम आएगा और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इकाई क्षेत्रफल के बारे में कई सवाल। तो जब आपको इकाई क्षेत्रफल का मतलब पता रहेगा तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि किस बारे में बात कर रहा है। तो इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने आसपास के कणों पर लगाया जाता है। अब जैसे पता है कि कोई भी मेटल क्या है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे महीन पार्टिकल से। तो जब हम इस पर बल लगाते हैं ना, तो बल लगाने से एक विपरीत बल कार्य करता है, ठीक उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल। छोटे छोटे पार्टिकल पे क्या होता है, विपरीत बल कार्य करने लगता है। उसी विपरीत बल को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। जो उसके विपरीत बल, जो F हमने लगाया, जो छोटे छोटे पार्टिकल द्वारा, उसके द्वारा एक विपरीत बल कार्य करने लगता है, उस विपरीत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो उसके रिस्पेक्ट में, बल के रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में जो उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। ये प्रतिबल है। समझ में आ गया आपको इकाई क्षेत्रफल क्या है? इकाई क्षेत्रफल तो मतलब उसका अनुप्रस्थ काट, और प्रतिबल मतलब जो बल लगाया गया है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट जो बल लगाया जा रहा है छोटे छोटे कणों के द्वारा आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। एक दूसरे के अगेंस्ट में F हमने बल लगाया, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट जो दूसरा बल लग रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल इसी को बोलते हैं। F लगाया फोर्स, तो उसके ऊपर जो उल्टा जो बल लग रहा है आंतरिक, सब दूसरे कणों द्वारा उसके आसपास के कणों पर लगाया जाता है। अब जैसे कि ये जो कण है, इसका मतलब यही है, जैसे ये जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर आपने बल लगाया तो यहाँ वाले कण है जो नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक यही यहाँ के जो आसपास के कण होंगे, ठीक इसके खिलाफ दूसरा बल इसके ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ऊपर की ओर, यही बल प्रतिबल है। प्रतिबल मतलब क्या है, स्ट्रेस। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोलते हैं एसआई यूनिट में। पास्कल जो प्रतिबल, इसका मात्रक होता है प्रतिबल का, उसको पास्कल से भी डिनोट किया जाता है, पास्कल। इसको पीए इससे डिनोट करते हैं, पास्कल। और इसका एमकेएस जो मात्रक होता है, एमकेएस वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर।
यहां पर लिखा हुआ है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र याद होगा आप सभी को। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मतलब मास। द्रव्यमान मतलब होता है मास, मास मतलब भार। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही तो होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी होगा, नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर, तो क्या बचेगा? केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो मात्रक होता है प्रतिबल का, वो क्या होता है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है, केजी, एमकेएस में केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। और एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट पास्कल। एसआई में इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि प्रतिबल का स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है। तो उस समय अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसका सूत्र निकाला कैसे जाता है? अब यहां पर देखिए, जो स्ट्रेस होता है प्रतिबल, इसको डिनोट करते हैं, ये इसको बोलते हैं रो। रो, इसको रो बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो होता है ना, इसको रो बोलते हैं। रो इक्वल टू होता है एफ अपान ए। एफ अपान ए। एफ क्या है? एफ है क्या? यहाँ पर बल, लगाया गया बल क्या है? एफ। ए क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या? मैंने क्या बताया था आपको, अगर इसको हम यहाँ से काटे तो जो भी उसका शेप है, जो भी उसकी आकृति है, चाहे वो चौकोर है चाहे गोल है, उसका भी जो भी उसका क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है? रो बराबर एफ अपान ए, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। बल में अगर हम क्षेत्रफल से भाग देंगे तो आपका क्या है? स्ट्रेस निकलेगा। बल में क्षेत्रफल से भाग देने पर स्ट्रेस निकलता है। अनुप्रस्थ काट को क्या बोलेंगे? ये याद रखिएगा। अनुप्रस्थ काट को जो काटते हैं, जो हिस्सा निकल कर आता है सामने, उसी को हम बोलते हैं ए, एरिया। तो बल बटा क्षेत्रफल, रो, रो बराबर एफ अपान ए, ये होता है स्ट्रेस का सूत्र। स्ट्रेस का सूत्र याद रख लीजिएगा आप लोग। यहां पर को दिखा दे रहा हूं। रो इक्वल टू एफ अपान ए। अब इस सूत्र को आगे हम लोग उपयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा कि आगे आप अभी आगे जब दोनों सूत्र एक साथ काम करेंगे, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता निकाली जाएगी, तो इस सूत्र का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। इसको अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग। अब स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। स्ट्रेस के बाद क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेन मतलब विकृति। प्रतिबल पढ़ लिया कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल हमने बताया आपको, प्रतिबल में क्या बताया था आपको कि इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने आसपास के कणों पर लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। अब स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु को आकृति में परिवर्तन होता है। अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो उसकी आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होता है। यदि यह परिवर्तन लंबाई में है तो वस्तु की प्रारंभिक लंबाई तथा लंबाई में परिवर्तन के अनुपात को विकृति कहते हैं।
अब शब्दावली देखिए थोड़ी कठिन है, अब इसको समझाएंगे तो आपको कहेंगे कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान था। अब मान लीजिए ये कोई धातु है, ये कोई धातु है, ठीक है। अब धातु ऊपर से लटकी हुई है, अब इस पे हम कोई बल लगाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ F, नीचे की तरफ F बल लगाते हैं तो क्या होगा, जब नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो इसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। नीचे अगर बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो ये इसकी क्या है, खिंचाव होगा, इसके अंदर टेंसाइल फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो पहले क्या था, इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, मान लीजिए उसकी लंबाई L थी, और फिर जब बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद क्या लंबाई हो गई, बल लगाने के बाद मान लीजिए डेल्टा L, जो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, जो लंबाई बल लगाने पे बढ़ी उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा L, मतलब लंबाई में हुई वृद्धि। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसको बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं एप्साइलन, इसको बोलते हैं एप्साइलन। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, आपको याद रखिएगा, एप्साइलन, एप्साइलन बोलते हैं इसे, ठीक है। एप्साइलन इक्वल टू होता है डेल्टा L बटा L, मतलब लंबाई में हुई वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, एक्चुअल लेंथ। पहले कितनी लंबाई, कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा L, यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ा हुआ है, डेल्टा L, वो हमने लिख दिया। पिछली लंबाई कितनी थी, L, तो वो यहां लिख दिया। पिछली लंबाई कितनी थी, L, वो भी हमने यहां लिख दिया है। तो डेल्टा L में L का जब भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, विकृति, मतलब स्ट्रेन, विकृति कि उस वस्तु में कितनी विकृति हुई है। विकृति का मतलब कि उस वस्तु में कितना बदलाव हुआ है, उसकी आकृति में कितना बदलाव हुआ है, विकृति का मतलब वो होता है। नहीं कहते कि कोई चीज विकृत हो गई, बदल गई, विकृत हो जाना मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं विकृति। तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितना बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव को गिनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं एप्साइलन, जो विकृति का ये जो निर्देशांक होता है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एप्साइलन से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा L अपन L को बोलते हैं विकृति। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो मैंने आपको बताया, हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही पूरा डिपेंडेंट होता है। जो हुक का नियम है, जो आपने पढ़ा होगा, हुक का नियम आपने अपने हाई स्कूल इंटर की किताबों में हुक के नियम से पढ़ा होगा, उसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, उसको बोलते हैं हुक का नियम। पहले इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। सबसे पहला शब्द पकड़िए, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता सीमा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता मतलब किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, और बल जब हटा लेते हैं तो वो अपने पुनः अपनी आकृति में वापस आ जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो उस प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, इस ग्राफ को देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये ग्राफ है। अब मान लीजिए किसी वस्तु पे अगर हम बल लगा रहे हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, अब बल अगर आप लगाते जाएंगे तो क्या होगा, जितना आप उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन भी पैदा होगा। मतलब अगर उसके अंदर प्रतिबल अगर पैदा हो रहा है तो उसके अंदर उतनी विकृति भी होगी। मतलब प्रतिबल मतलब बल लगाते जा रहे हैं, तो जितना आप बल लगाते जाएंगे उतना उस वस्तु में कोई ना कोई परिवर्तन होता जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु को आप खींच रहे हैं जोर से, तो बल लगा रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो बल बढ़ता जा रहा है, और उसी हिसाब से क्या उसकी आकृति, लंबाई बढ़ती जा रही है या चौड़ाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आप बल लगाते जाएंगे वैसे वैसे उसके आकार में परिवर्तन होता जाएगा। ये कब तक होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। अगर जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दिया प्रत्यास्थता से बाहर तो क्या होगा, वस्तु
फट जाएगी, टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर इसीलिए ये लाइन क्या है, एकदम सीधी जाती है, एकदम सीधी 45 डिग्री पे। मतलब आप जितना स्ट्रेन, जितना प्रतिबल लगाते जाएंगे उतनी ही विकृति वस्तु में होती जाएगी। ये इसके समानुपाती होती है, उत्पन्न विकृति के समानुपाती होती है। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे नियतांक क्या होगा, प्रत्यास्था गुणांक ई। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, विकृति, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जहां पर ई क्या है, ई है हमारा प्रत्यास्था गुणांक, यही आपको निकालना है। किसी वस्तु में अगर प्रत्यास्थता निकालनी है कि कितनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबल का विकृति से भाग दे देंगे, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। किसी वस्तु की अगर प्रत्यास्थता निकालनी है, ई प्रत्यास्थता मतलब ई, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिबल का विकृति से, स्ट्रेस का स्ट्रेन से भाग दे देंगे। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था, ऊपर देखिएगा कि प्रतिबल को हम लोग ई बराबर, आपने बोला स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां देखिए स्ट्रेस को हमने किससे दर्शाया था, रो से। ऊपर देखिएगा, यहां पर दिखाया था हमने आपको, इसको रो से दिखाते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एफ अपान ए। और स्ट्रेन मतलब विकृति को किससे दर्शाया था, एप्सिलॉन से, डेल्टा एल बटा एल। अब ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। अब ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस मतलब रो और स्ट्रेन एप्सिलॉन। रो बराबर क्या मैंने बताया था, एफ अपान ए, यहां पे लिख देंगे एफ बटा ए। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, विकृति बराबर डेल्टा एल अपान एल। कुछ नहीं हो रहा है, बस इनका मान ही रखता जा रहा हूं मैं, जो ऊपर मैंने निकाला था, यहां पर देखिए मान निकाला था ना, ये यही मान बस वहां पर रख देना है इस फार्मूले में, ई के। अब यहां पर क्या होगा फिर, एफ बटा ए आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, एल बटा डेल्टा एल इधर आ जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, ये सूत्र याद रखिए, जो भी सूत्र बॉक्स में है यही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये याद रखिएगा। प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है एफ इंटू एल बटा डेल्टा एल इंटू ए। अब ए, यहां पर एफ क्या है, बल है, एफ क्या है, बल है, एल क्या है, लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई है, और डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, बल लगाने पे जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। और ए क्या है यहां पर, ए यहां पर है क्षेत्रफल। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर ना, कि वो क्षेत्रफल चाहे गोल हो तो ऐसा दिखेगा, चौकोर होगा तो ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर है तो ऐसा दिखेगा। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए गोल है, तो गोल में वृत्त का फार्मूला, वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए गोल है, तो यहाँ पर आपको क्या फार्मूला लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर चौकोर है तो क्या लिखेंगे, भुजा गुणे भुजा, जो भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। उसी तरह त्रिभुज है तो लंब गुणे आधार बटा 2। तो जो भी जैसा भी शेप होगा उसी का फार्मूला आपको वहां पर ए में लिखना पड़ेगा। ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो जो भी आकार है उसका क्षेत्रफल का सूत्र वहां पर लिखना पड़ेगा। अब एग्जांपल में नीचे देख लीजिए आप, मान लीजिए कोई गोल रॉड है, कोई गोल रॉड है, तो ई का मान क्या है प्रत्यास्थता का, एफ इंटू एल डेल्टा एल। अब ए की जगह इसने देखिए क्या लिखा, गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गोल का, पाई आर स्क्वायर। तो यहां इसने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर का मान रख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार बार है कोई, मतलब बार मतलब क्या होता है, चौकोर ऐसा हिस्सा है। तो बार को क्या कहते हैं, भुजा गुणे भुजा, मतलब कोई भुजा ए है, दूसरी भुजा ए है, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो जाता है। तो ई में क्या होगा, एफ इंटू एल डेल्टा एल इंटू ए। ए की जगह पर क्या लिख दिया हमने, अगर स्क्वायर है तो
भुजा गुणे भुजा बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए का मान किस हिसाब से रखना है। ए का मान जो भी वस्तु की आकृति है उसके अनुप्रस्थ काट के हिसाब से रखना है। वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल, त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो बल लगते हैं, प्रत्यास्था बल लगते हैं, वो किस किस प्रकार के लगते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के बल लगते हैं। पहला होता है टेंसाइल फोर्स, ये पहला आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल एक ही क्रिया रेखा पर टेंसाइल फोर्स कहलाता है, मतलब तनाव बल। टेंसाइल मतलब होता है तनाव बल। तनाव बल, तनाव बल देखिए कैसे, जैसे ये कोई वस्तु है, आपको बार दिखाई दे रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है और एक बल जो है इधर की तरफ लग रहा है। और एक चीज का खास ध्यान, क्रिया रेखा पर एक ही क्रिया रेखा, क्रिया रेखा मतलब एक ही लाइन में हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक बल यहां लग रहा है और एक बल यहां लग रहा है, उसकी एक ही लाइन होनी चाहिए। वो बल क्या है, एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री पे, एक सीध में। जो बल यहां जा रहा है वही बल यहां होना चाहिए, सीध में, एकदम एक सीध में। तो क्रिया रेखा एक ही होनी चाहिए और एक दूसरे के विपरीत जो बल लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स, मतलब तनाव बल। उसके बाद अगला क्या है, अंदर की ओर लगने वाला बल एक ही क्रिया रेखा पर कहलाता है संपीड़न बल, कंप्रेस्ड फोर्स। संपीड़न मतलब दबाव। इसका ठीक उल्टा है, इस वाले का ठीक उल्टा है। ये क्रिया रेखा सेम रहेगी, देखिए क्रिया रेखा सेम है और बल क्या है, अंदर की तरफ। हम पहले क्या था, वस्तु को खींच रहा था, अब क्या, वस्तु पर दबाव डाल रहा है, वस्तु पे दबाव डाल रहा है, मतलब उसको दबा रहा है। तो दबाने को क्या बोलते हैं, संपीड़न। संपीड़न मतलब कंप्रेस, कंप्रेस, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपीड़न बल, कंप्रेस फोर्स। अब तीसरा बल किस टाइप से कार्य करता है, यहां पर देखिए, अंदर या बाहर की ओर दो क्रिया रेखाओं पर लगने वाले बल को कर्तन बल, शियर फोर्स कहते हैं। शियर फोर्स, SHEAR, शियर फोर्स। इसमें देखिए क्या होता है, ये बल जो है एक इधर कार्य कर रहा है, इसकी लाइन अलग है, और एक बल इधर कार्य कर रहा है, इसकी लाइन अलग है। या तो दोनों बल एक ही साइड से काम कर रहे हो, इधर से भी, लेकिन अलग अलग लाइन पे काम कर रहे हो। मुद्दा यह है कि दोनों अलग अलग लाइन पे काम कर रहे हो, एक लाइन पे ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स। अब मान लीजिए एक बल इधर को कार्य कर रहा है और एक बल इधर से कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो वस्तु है कुछ थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी। इस वस्तु की आकृति में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये वस्तु कुछ थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, ऐसे। झुक जाएगी एक तरफ को, इसको क्या बोलेंगे, शियर फोर्स। एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट में काटने का कार्य कर रही हो, ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स, मतलब कर्तन बल। ठीक है। अब प्रत्यास्थता के अंदर एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ई आपने पढ़ लिया ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको मैंने पीछे आपको समझाया था, F/A डेल्टा L/L, उससे आप निकालते हैं, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार कितने होते हैं, हालांकि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल यंग मापांक ही आपको पढ़ना है। इसमें 3 होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तीसरा होता है बल्क मॉडुलस और दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ये 3 प्रकार के प्रत्यास्थता होती है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और उसके बाद दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ये 3 प्रकार की होती है प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम जो आपके सिलेबस में है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो यंग के बारे में पढ़ते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, वाई टाइप का होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा।
लैम्डा, याद रखिएगा, लैम्डा बोलते हैं इसको। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, अब इस आपको नीचे एक एग्जांपल दिया है, उसके अनुसार आपको समझाता हूं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और प्रतिबल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका मतलब यही होता है। यहां पर देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। अब ये होता कैसे है, आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब वस्तु पे कोई बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। जब नीचे की ओर कार्य करेगा कोई बल, तो क्या होगा, ये जो मेन वस्तु है, इसके अंदर खिंचाव पैदा होगा, तो इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, ये पतला हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जब इसके नीचे हम दम लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, कोई भी बल लगाएंगे, तो क्या होगा, ये इस चौड़ी वस्तु को क्या करेगा, पतला। अगर लंबा हो जाएगा तो पतला होगा। कोई भी चीज अगर चौड़ी है, उसे हम खींचते हैं नीचे की तरफ जोर लगाकर, तो क्या होती है, वो पतली हो जाती है। तो क्या है कि उसके अनुपात में, लंबाई के अनुपात में चौड़ाई में जो भी परिवर्तन हुआ, वही उसका क्या है, यंग मॉडुलस है। यही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात है, मतलब लंबाई में जो वृद्धि हुई और चौड़ाई में जो कमी आई, वो जो उसका अनुपात है, वही क्या है, यंग मॉडुलस है। एक सेम यही कंडीशन, ये हो गया तनाव बल में, ये हो गया संपीड़न बल में। अगर आपको कंप्रेस फोर्स लगाना, उल्टा, अब मान लीजिए कोई चीज लंबी है, अब उस पर जब आप दम लगाएंगे तो क्या होगा, वो फैलेगा, मतलब छोटा होता जाएगा और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी पर लंबाई में क्या है, कमी होती जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको भी हम यही कहेंगे, यंग मॉडुलस। या तनाव बल में या फिर संपीड़न बल में, दोनों में एक तरफ आकृति बढ़ रही है, मतलब एक तरफ चौड़ाई बढ़ रही है तो लंबाई घट रही है, एक तरफ लंबाई घट रही है तो चौड़ाई बढ़ रही है। तो इसी की लंबाई और चौड़ाई के घटने और बढ़ने के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। आपको समझ में बहुत आसानी से मैंने बताया कि कोई भी चीज है, उसको आप खींचेंगे, लंबाई में कोई भी वस्तु है, उससे खींचेंगे तो उसकी क्या होगी, जाहिर सी बात, वो पतला होगा। उसका जो भी क्षेत्रफल होगा, उसको कवर करने के लिए वो अपनी लंबाई को बढ़ाएगा। उसी तरह जब उस पर आप दबाव लगाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी चौड़ाई को बढ़ाएगा और लंबाई को कम कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब प्रतिबल को क्या बोलते हैं, रो बटा एप्सिलॉन। यही फार्मूला है ना, रो बटा एप्सिलॉन। तो एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों के बारे में आपको पता ही है। कहां से ये फार्मूला आया, रो बराबर एफ अपॉन ए होता है और एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो यहाँ f का जो मान होता है, f के मान में हम यहाँ पर mg लिखते हैं। मतलब mg मतलब क्या है, भार। हम कोई वेट तो लगाते हैं, वेट लगाते हैं तो उस पर वो बल की तरह कार्य करता है। तो mg इंटू डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका फार्मूला हो गया। जो भी चीज घेरी हुई है सर्कल में या स्क्वायर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस की क्या सूत्र क्या होता है। उसमें प्रतिबल बटा विकृति, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यदि वस्तु पर कोई बल ना लग रहा हो, वस्तु का भार mg हो, तो f के समान ही होगा।
यदि वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो जो F होता है, बल बराबर क्या होता है, भार के बराबर हो जाता है। F इक्वल टू W, भार के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, यंग मॉडुलस। दूसरा है क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस भी सेम इसी तरह है। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। जैसे ये चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में कोई वस्तु है और उसका आयतन v है। अगर हम उस पर बल लगाते हैं चारों तरफ से, इधर से बल लगाया, इधर से भी बल लगाया, और जब दोनों चारों तरफ से दबाव लगाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा वी। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, जैसे लंबाई में परिवर्तन होता था ना डेल्टा एल, उसी तरह आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी होगा। पहले अब बड़ा था, वो दबाव होने के कारण छोटा हो जाएगा। तो आयतन विकृति इसी को कहेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी बराबर आयतन विकृति। और अभिलंब प्रतिबल क्या होगा, जो अब हम बल लगा रहे हैं इसको बोलेंगे पी, फोर्स, दबाव, प्रेशर। पी मतलब प्रेशर। तो आयतन प्रतिबल बटा विकृति, जो सूत्र होता है इसका क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल क्या है आपका, यहाँ पर P है, और आयतन विकृति क्या है, डेल्टा V अपॉन V है, डेल्टा V अपॉन V है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को B से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को B से डिनोट करते हैं। अब B बराबर क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल P बटा आयतन विकृति डेल्टा V अपॉन V। तो B बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन डेल्टा V। ये सूत्र हो जाएगा। या तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा करेक्टेड सूत्र है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ये एन टाइप का होता है और एक लंबा सा खींचा होता है, इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, याद रखिएगा ईटा। तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब जैसे दृढ़ता प्रत्यास्थता, इसमें आप चित्र के माध्यम से समझिए कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल, जैसे यहां से क्या है, कोई चीज वस्तु कोई रखी हुई है और इस पर बल लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ की तरफ हम उसकी तरफ एक साइड से बल लगाते हैं। तो बल लगाते हैं तो वस्तु क्या है, एक तरफ झुक जाएगी। ये देखिए वस्तु क्या है, झुक जाती है दूसरी तरफ। तो कितना झुकती है, थीटा कोण। कोई कोण झुकेगी ही, तो यहाँ कोई कोण बनेगा, उसको बोलेंगे थीटा। ठीक है। तो जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स मैंने आपको पहले पढ़ाया था ऊपर, यहाँ ध्यान में रहा होगा आपके, यहाँ पर अंदर या बाहर की ओर दो अलग क्रिया रेखाओं पर लगने वाले बल को कर्तन बल कहते हैं। वही बल यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक बल यहाँ कार्य कर रहा है, दूसरा फिक्स है। फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या है, वो उसके अपोजिट कार्य कर रहा है। भले वो लग दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन अगर वो कोई चीज फिक्स कर दी जाए, तो जब आपको कोई बल लगाते हैं तो उसके विरोध में दूसरा बल ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है। तो ये जो विरोध बल कार्य कर रहा है, ये प्रतिरोधी बल है। तब इससे क्या होगा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा और थीटा कोण पर झुक जाएगी। जो वस्तु है वो थीटा कोण पे झुक जाएगी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसमें आप देखिए स्ट्रेस क्या हो रहा है, प्रतिबल क्या है, F अपॉन A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स मतलब कितना दम लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है। एरिया क्या है आपका, A, एरिया ये वाला, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है इसका। इस क्षेत्रफल पे क्या है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, F अपॉन A। और आयत, उसके बाद क्या है, विकृति। विकृति मैंने क्या बताया कि उसकी आकृति में जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ है, थीटा। पहले कितना था, 90 डिग्री था, अब वो बदल के एक थीटा डिग्री में चेंज हो गया। तो अपरूपण विकृति कितनी हुई है, थीटा हुई है। तो थीटा, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा मतलब क्या, ईटा मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ईटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए, और जो आपका आयतन विकृति है वो हो जाएगा थीटा। तो एफ अपॉन ए इंटू थीटा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अंतिम प्रतिबल। अंतिम प्रतिबल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए कि होता क्या है। बस अंतिम प्रतिबल जिस भार पर पदार्थ ठीक टूटने से पहले की स्थिति में होता है उसे अंतिम भार कहते हैं, तथा उत्पन्न प्रतिबल अंतिम प्रतिबल कहलाता है। इससे आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। मतलब ठीक टूटने से, हम किसी वस्तु पे, जैसे कोई रबड़ है उसको हम खींचते जा रहे हैं खींचते जा रहे हैं खींचते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो टूटने ही वाला होगा, वही जो बल होता है उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अंतिम प्रतिबल। ठीक टूटने से पहले की जो सबसे आखिरी बल लगा होता है, मतलब उस समय क्या है, सबसे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, सबसे ज्यादा बल लग रहा है। उसके बाद क्या टूट जाएगा तो बल लगना बंद हो जाएगा, तो जो सबसे लास्ट बल होता है उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अंतिम प्रतिबल। उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस, कार्य करते समय किसी पदार्थ पर जितना अधिकतम भार मान्य होता है, अर्थात अंतिम भार के अंदर भार लगाना सुरक्षात्मक भार तथा उत्पन्न प्रतिबल कार्यकारी प्रतिबल कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको भी रबड़ खींचने का एक एग्जांपल दिया, या स्प्रिंग मैंने बताया आपको। कोई रबड़ है मान लीजिए, इसको मैं खींचते जा रहा हूँ खींचते जा रहा हूँ खींचते जा रहा हूँ, लेकिन उसको उतना ही खींचना है कि वो टूटे ना। मतलब कि मैंने अंतिम प्रतिबल जो ऊपर बताया, अंतिम प्रतिबल और शुरुआत के बीच में ही बस उसके अंदर खिंचाव है अगर, और वो टूट नहीं रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कार्यकारी प्रतिबल उस पर कार्य कर रहा है। जैसे गुब्बारा है, आप उसको फुलाते जाइए, एक पॉइंट आएगा कि वो फूट जाएगा। गुब्बारे में आप हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें अगर ज्यादा हवा भर देंगे तो वो फूट जाएगा। तो जहां तक हवा हम भर सकते हैं लास्ट लिमिट तक कि वो ना फूटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्किंग स्ट्रेस। मतलब उतने जीरो से लेके उस पॉइंट तक वो जो है हवा को सहन कर सकता है, ले सकता है, तो उसे हम बोलेंगे वर्किंग स्ट्रेस, कार्य करने की जो क्षमता होती है। उसके बाद सुरक्षा गुणांक क्या होता है, अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को, ऊपर जो मैंने आपको दोनों पढ़ाया ना, अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस दोनों को भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक क्या होता है कि जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक पे क्या होता है, दो लोग बैठते हैं, दो लोगों के लिए डिजाइन की जाती है, लेकिन आप देखते हैं उस पर चार लोग भी बैठ जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसा थोड़ी कि बाइक को केवल दो लोगों के लिए ही बनाया गया है, वो ऐसा बनाया जाता है कि वो कितना गुना तक भार, सुरक्षा गुणांक उसी को बोलते हैं। मान लीजिए कि एक नॉर्मल उस पर दो लोग बैठ सकते हैं, अब किसी भी बाइक का मेरे ख्याल से सुरक्षा गुणांक अगर 3 रखा गया है तो उसपे मैक्सिमम 6 लोग तक अगर बैठ जाएंगे तो वो नहीं टूटेगी, मतलब वो 6 लोगों तक का भार सह सकती है। उसको ऐसा बनाया गया है, उसका डिजाइन ये है। मतलब उसका सेफ्टी गुणांक कितना है, 3 है। 3 मतलब उसका 3 गुना, मतलब दो लोगों के लिए अगर डिजाइन किया कि 2 गुणे 3, मतलब 6 लोगों तक वो बैठाकर चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोड पे काम करेंगे तो क्या होगा, किसी भी वस्तु की जो है आयु कम हो जाएगी, वो जल्दी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। उसे 10 साल चलना है तो वो 1 महीने में ही खराब हो जाएगा। तो सुरक्षा गुणांक के अंदर कार्यकारी प्रतिबल अगर उसके ऊपर लगाएंगे, वर्किंग स्ट्रेस, तो अगर वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से ही वस्तुएं डिजाइन की जाती हैं, अगर उस हिसाब से उसके ऊपर बल लगेगा तो उसकी आयु लंबी रहेगी और जहां तक चाहिए वो लंबे समय तक कार्य करेगी। तो बाइक पे अगर दो लोग बैठ के, अगर एक लोग बैठ के चलेंगे तो बाइक आपकी 10 साल 15 साल लंबे समय तक काम करेगी। इसी को बोलते हैं सुरक्षा गुणांक, कि उसकी कितनी सुरक्षा गुणांक है, उस पे कितना। जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल को भी ऊपर से गिराकर 1 मीटर से फिर 2 मीटर से गिराकर चेक किया जाता है कि उसका सुरक्षा गुणांक कितना है, उसका स्क्रीन कितने ऊपर से टूट रहा है, तो उसी हिसाब से मोबाइल का डिजाइन किया जाता है।
किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए सुरक्षा गुणांक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज हम लोगों ने प्रत्यास्थता पढ़ लिया है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है ताकि आप शुरू से लेके आखिरी तक छोटे छोटे पॉइंट को मिस ना करें। तो मैंने आप लोगों को प्रत्यास्थता के बारे में बताया, उसके प्रकार के बारे में बताया, और ये किस प्रकार से किसी वस्तु पर कार्य करता है उसके बारे में बताया, और आखिरी में आप लोगों ने स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद भी आया होगा और पूरी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा रह गया है, कुछ चीजें ऐसी थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी, जो इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसमें पॉइजंस रेशियो, बाकी आपको कोई भी इसमें कोई त्रुटि लगती है या कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप जरूर इसमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।